नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए और ये 11 साल जुमले बेमिसाल रहे, लेकिन असल हालत खस्ता हाल रही। और यही जमीनी हकीकत है, किसी से भी जाकर गांव या शहर में पूछ लीजिए। लेकिन क्योंकि सरकार ढोल बाजे नगाड़ों के साथ पूरी तरह से बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के दावे कर रही है, तो वो दावे कितने खोखले हैं और क्या क्या बड़ी विफलताएं हुई हैं पिछले 11 सालों पे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बड़ी विफलता कानून व्यवस्था। पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था। असलियत यह है कि चाहे वो महिला अपराध के मामले हो, चाहे वो अगजनी के मामले हो, चाहे वो मर्डर के मामले हो, हिंसा के मामले हो, लगातार बढ़ रहे हैं। और जितना आतंकवाद इस सरकार की नाक के नीचे पनप रहा है, उतना शायद पहले कभी नहीं पनपा था। मैं पहलगाम की तो बात अभी करूंगी, लेकिन उससे पहले पुलवामा की बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं पठानकोट में जो मोदी जी ने बुलाया। उससे पहले बात करते हैं कि किस तरह से आज ही के दिन 9 जून 2024 को, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, रियासी, जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पे हमला हुआ था। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 41 घायल हुए थे। और अंत में मैं बात जरूर करूंगी पहलगाम की, और इसलिए करूंगी क्योंकि पहलगाम के आतंकी आज तक फरार हैं। और सवाल इस बात का है कि या तो वो पाकिस्तान चले गए, और अगर चले गए तो हमने सीज फायर क्यों किया, और अगर वो हिंदुस्तान में है तो क्या उनको जमीन निगल गई, आसमान खा गया, हम उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। कानून व्यवस्था ने किस तरह से दम तोड़ा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण मणिपुर में है। 2 साल से मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है, अभी भी हिंसा हो रही है, जबकि वहां पर राष्ट्रपति शासन है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल्ड डिसीजन लिए गए, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की। तुगलकी फरमान आया, नोट बंद हो जाएंगे। क्या फायदा हुआ? 99% से वापस करेंसी बैंक में आ गई। और आज आरबीआई का कहना है कि 500 के फर्जी नोटों में जो वृद्धि हुई है वो 37% हुई है। तो क्या हासिल हुआ हमारी अर्थव्यवस्था पर इस तरह का प्रहार करने का? असलियत यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज भी उस प्रहार से, उस हमले से उबर नहीं पाई है। लार्ज स्केल पर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बंद हुए, लोग बेरोजगार हुए। लेकिन बात तो आर्थिक तंगी की करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्थिक तंगी के चलते इस देश में, यह सरकारी आंकड़ा है, रोज 19 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? बड़ी बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक असमानता का जिम्मेदार कौन है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम चौथी जीडीपी बन गए, आप पहली भी बन जाइए। लेकिन असलियत यह है कि जिन देशों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, हमारा जीडीपी पर कैपिटा 2800 $2800 प्रति पर्सन है, उनका 55,000 प्रति पर्सन है। चाहे यूके की बात करिए या 35,000 पे जो जापान खड़ा हुआ है उसकी बात करिए। तो क्या हासिल कर रहे हैं आप? अगर आपकी जनसंख्या की सेविंग लगातार घट रही है, जो डोमेस्टिक सेविंग थी वो 11.5 लाख करोड़ से घटकर 6.5 लाख करोड़ हो गई है, और लोग अपना सोना गिरवी रखकर घर चलाने को मजबूर हैं, तो इसमें आपने क्या हासिल किया है? आज सवाल इस बात का भी, और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जीडीपी पर जो आप बातें किया करते हैं। बात करते हैं जीएसटी की। गब्बर सिंह का वो टैक्स जो आपने लोगों पर लगाया और उससे क्या हासिल किया, ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। 8 साल बाद भी लगातार उसमें सुधार की जरूरत है। और असलियत यह है कि हिंदुस्तान की 50% जो गरीब आबादी है वो जीएसटी का 64% टैक्स दे रही है। जीएसटी आपने दवाई पर, पढ़ाई पर, दही पर, आटे पर, हर चीज पर जीएसटी लगाया है। लोगों का गला घोट घोट कर आप टैक्स वसूली कर रहे हैं। जीडीपी की बात करते हैं ना, तो चलिए आइए बात करते हैं महंगाई की। गैस, डीजल, पेट्रोल। पेट्रोल से तो शतक लगवा दिया, डीजल को भी 100 के करीब ले आए, और गैस का तो ये आलम है कि बातें करते हैं उज्ज्वला की, और असलियत ये है कि लोग अपना खाली गैस सिलेंडर रख के नमूना बनाकर बैठे हुए हैं, और खाना जो है वो आपको बनाना पड़ रहा है गैस के चूल्हे पर, क्योंकि जो 400 का सिलेंडर था वो आज 1200 पर मिल रहा है, और ये बड़ी असलियत है। उसके बाद बात करते हैं एक और बड़ी चीज की जो हमारे देश में हुई, विश्व में हुई, कोविड। कोविड के दौरान नरेंद्र मोदी नमस्ते ट्रंप कराते रहे, दीदी ओ दीदी करते रहे, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिराते रहे। लेकिन असलियत यह है कि इस देश ने लोगों को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए बिना ऑक्सीजन के कोविड में देखा। गंगा में तैरती लाशें देखी, उन लाशों को छुपाने की कारस्तानी देखी, और कोविड ने बताया कि कितनी विफल यह सरकार है और कैसे जिम्मेदारी के समय मुंह मोड़कर और थाली ताली बजाकर, कैंडल जलाकर ये भाग गए थे। हिंदुस्तान में कोई भी बात बिना किसानों के पूरी नहीं हो सकती। 750 किसानों की शहादत हुई है इस देश में, मोदी जी की नाक के नीचे। और इनके पूर्व राज्यपाल का खुद का कहना, जब उन्होंने इनके बारे में बताया तो उन्होंने कहा मुझे क्या, मेरे लिए थोड़ी मरे। और असलियत यह है कि किसानों के इस आंदोलन के बावजूद
घुटने टेकने पड़े मोदी जी को, कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन अभी भी कानूनी एमएसपी नहीं मिली है और फसल बीमा योजना का सारा फायदा अपने बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों को दिया गया है। बात तो करनी पड़ेगी लोकतंत्र की भी, क्योंकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें जो गिराता है वो लोकतंत्र से कितना खिलवाड़ कर रहा है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को देखकर पता चल जाता है। कभी पैसे के बल पर, कभी प्रलोभन के बल पर, कभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज के बल पर बड़ी बड़ी चुनी हुई सरकारें गिराने का, भ्रष्ट लोगों को अपने साथ मिलाने का, अपनी वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल छिड़ककर गले लगाने का काम इन्होंने किया है। ईडी, सीबीआई जैसी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, जो लोगों की सुरक्षा के लिए बनी है, उनका क्या हश्र हुआ है पिछले 11 सालों में ये सबने देखा है। वो बीजेपी की फ्रंटल बन के खड़ी है और असलियत यह है कि वो सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति के लिए, राजनीतिक दलों पर दबाव डालने के लिए, लोगों को स्विच करने के लिए इधर से उधर इस्तेमाल की जा रही हैं। एक और बात है, क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं, एससी, एसटी और ओबीसी जिस जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी ने अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी से नाक रगड़वा ही दी, उनके खिलाफ जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी हो, सारे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उनके खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहा है। अगर सरकार के नुमाइंदे एक आदिवासी के सिर पर पेशाब करेंगे, उस पार्टी से आप आशा ही और क्या कर सकते हैं। एक और बात, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं इस सरकार में। इसी सरकार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बल पर रेड डालो, चंदा दो, धंधा लो वाला काम भी हुआ है। रेट डालो, पैसा वसूलो, वसूली सरकार बन गई थी ये। और ये खुद इलेक्टोरल बॉन्ड की असलियत ने दिखा दिया है। असलियत यह है कि अडानी का महाघोटाला हो या इलेक्टोरल बॉन्ड हो, यह सरकार तटस्थ रहकर बिल्कुल बेशर्मी से काम करती रही है 11 साल में। 11 साल में वैसे हमने जुमले तो बहुत सुने। हमने 100 स्मार्ट सिटी का जुमला सुना, हमने सुना था 15 लाख आएंगे अकाउंट में, 2 करोड़ रोजगार सालाना बनेंगे, हमने सुना था 2022 तक हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक सबके सिर पर छत आ जाएगी, 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी। वो सब तो नहीं हुआ, कुछ चीजें तो बिल्कुल फाइलों में बंद करके दफन कर दी गई। लेकिन 11 सालों में हमने सरकार के मुंह से सिर्फ जुमले सुने। हकीकत में नील बटा सन्नाटा इनका स्कोर है। चाहे वो हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, जो पाकिस्तान आज हीरो बना घूम रहा है, या चीन जो हमारे घर में घुसकर बैठा है, या सारे बड़े बड़े मुल्क जो पाकिस्तान के खेमे में नजर आ रहे हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है, हमारी अर्थव्यवस्था का फेलियर सबको पता है। वो हम और आप रोज उसका दर्द झेल रहे हैं। और जिस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में की गई है, और यही अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं, नफरत का एक बाजार सजाया गया है, जहां पर भाई को भाई से लड़ाया जाता है, जहां पर खुदाई करी जाती है। पिछले 11 साल में आपको 400 साल पहले की बातें और 40 साल आगे का सपना तो दिखाया जाएगा, लेकिन आज की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं होगी। आप बेरोजगारी की बात करिएगा, वो पकौड़े तलवाएंगे। आप महंगाई की बात करिएगा, उन्होंने कहा कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते। और इसी तरह से तमाम मुद्दों को भटकाते हुए, लच्छेदार बातें करते हुए, जलेबी बनाते हुए 11 साल पूरे हुए हैं और यह देश त्राहिमाम कर रहा है।